हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम्स लाइव स्ट्रीम। स्वागत है सभी का। जल्दी से जुड़ जाओ सब कोई सेशन में, और हो सके तो लिंक भी शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, सो दैट हम लोग स्टार्ट कर सके आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है CUET बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम, और आज का जो हमारा पर्टिकुलरली सब्जेक्ट होने वाला है वो अकाउंटेंसी है, और अकाउंटेंसी में टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर मैं फोकस करूंगा, तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो भी साथ ही साथ क्लियर होते जाएंगे। तो चलो यार देखो, बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बेसिक मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, इसके नाम से तुम समझ पा रहे होगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। मतलब वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका होल सोल पर्पस प्रॉफिट कमाना ना हो। ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्टैब्लिश किए जाते हैं, उनका बिजनेस जो भी किए जाते हैं, उनका होलसेल पर्पस होता है कि कैसे भी उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, बल्कि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तुम इस डेफिनेशन से क्लियरली समझ पाओगे। अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज प्राइमरी एम टू प्रोवाइड अ सर्विस, जिसका प्राइमरी होलसेल पर्पस बेसिक नीड सर्विस प्रोवाइड करना है टू इट्स मेंबर फॉर द वेलफेयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी इन द जनरल अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर NPO। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग NPO का डेफिनेशन यही दिया गया। हेलो प्रतिमा, स्वागत है। देखो यार, अब आगे यहाँ पे समझते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें भी ट्रस्टी से मैनेज की जाती है, ट्रस्टी के थ्रू। स्कूल्स कुछ होते हैं, चैरिटीज होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स को फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। कुछ गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स रन किए जाते हैं। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है और समझने वाली बात भी नहीं है। सिंपली बस इतना याद रखो, वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो, वो होते हैं हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ बेसिक फीचर्स बता देता हूं, इससे तुम्हें और भी क्लैरिटी मिल जाएगी NPO को लेकर। तो जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, सबसे फर्स्ट यहाँ पे है दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ सर्विस। यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हो, इनका मेन मकसद ही होता है सर्विस प्रोवाइड करना एट अ नो कॉस्ट और अ मिनिमल कॉस्ट। तो यहाँ पे दो टर्म बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। हाय शिवम, नो कॉस्ट भी मेंशन किया गया और मिनिमल कॉस्ट भी। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज भी काम कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत कॉस्ट ले रहे हो, जो कि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी। वो एक्स्ट्रा वेलफेयर कर पाए, इसीलिए तुमसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हो, ठीक है। नहीं, प्राइवेट स्कूल इसमें कैसे आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं, द एम इज द वेलफेयर ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप और अ सोसाइटी एंड नॉट मेकिंग प्रॉफिट। इनका मेन मकसद ही यही होता है कि प्रॉफिट नहीं कमाना, बल्कि जो हमारी सोसाइटी है, जहां पे हम रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना। दीज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एज अ चैरिटेबल सोसाइटी, जैसे कि और इनके सब्सक्राइबर को हम लोग क्या नाम देते हैं? मेंबर्स। ये चैरिटेबल सोसाइटीज की तरह काम करते हैं, और इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें थोड़ी बहुत सब्सक्रिप्शन वगैरह भी लेनी होती है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी फंक्शंस आर मैनेज्ड बाय द ट्रस्टीज और एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय इट्स ओन मेंबर्स। अब इसमें देखो होता क्या है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक NPO के अंदर। अब उनमें से एक मेंबर जो होता है वो कहलाता है एग्जीक्यूटिव ग्रुप का लीडर, तुम बोल सकते हो, या फिर ट्रस्टीज बोल सकते हो। और वो जो इलेक्ट किए जाते हैं वो उन्हीं मेंबर्स में इलेक्ट किए जाते हैं। तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, क्या ये NPO का मेंबर कोई भी बन सकता है? हाँ, कोई भी बन सकता है। अलग अलग NPO के अलग अलग सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, जो कि लेके तुम मेंबर वहां पे बन सकते हो। क्लियर? These organizations do not participate in any business activity and hence rely on income sources, जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गए, डोनेशंस हो गए, ग्रांट इन एड हो गए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लेगेसीज। ये सारे टर्म्स जो देख रहे हो लेगेसीज होते हैं। बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें नए नए, वो सारी चीजें मैं तुम्हें डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टोटली किस चीज पे डिपेंड करते हैं? जैसे कि जिन मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन लिया, जो भी मेंबर्स NPO से जुड़े, उनसे छोटी मोटी जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आती है उस पर टोटली डिपेंड होंगे। मान लो किसी ने डोनेशन दिया, डोनेट कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट इन एड मिल गई, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उससे इनकम आ गई। तो टोटली इन्हीं सारी इनकम पे, इन्हीं सारे सोर्सेस पे NPO डिपेंड करती हैं। ये चैप्टर तुमने क्लास 12 में पढ़ रखा होगा, तो तुम्हें कवर करने में अभी आसानी होगी, इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट में लिया, ठीक है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दे, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे सेशन को।
द फंड्स और एनी सरप्लस जनरेटेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन आर क्रेडिटेड टू द जनरल फंड और कैपिटल फंड। अब जो भी फंड्स इसमें आती हैं, जो भी पैसे आते हैं, सरप्लस जो भी होती हैं, उन्हें एक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जनरल फंड जिसे कि नाम दिया जाता है और कैपिटल अकाउंट दिया जाता है, कैपिटल फंड नाम दिया जाता है। अब देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिनका अकाउंट पूरी तरह से हिला हुआ है उनको मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कुछ अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो कि तुम्हारे सीयूईटी के सिलेबस में मेंशन नहीं है। रूल्स ऑफ डेबिट, क्रेडिट, बुक कीपिंग, ये सारी चीजें क्लियर कर लेना। अगर तुम्हें इसमें डाउट है तो तुम मुझे बताना, मैं इस पे एक अलग से सेशन ले लूंगा लाइव में और सारी डाउट्स तुम्हारे क्लियर कर दूंगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को लेकर, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो उसके इस्तेमाल यहाँ पे की जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये सारी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू एनपीओ ऑपरेट करती है। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं कि कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं एक एनपीओ के द्वारा या फिर एनपीओ में। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। क्लियर है? ये 3 अकाउंट्स बनते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो तुम्हारा होता है, इसमें जो भी जितने भी रिसीट्स आ रहे होते हैं, जितने भी पेमेंट्स हम रिसीव कर रहे होते हैं, पैसे हमारे पास आ रहे होते हैं, उसकी बात यहाँ पे करते हैं और कुछ पेमेंट्स जाती हैं उसे हम इसके अंदर डालते हैं। सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी इनकम्स होंगे इनकम वाले में डालेंगे, एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। बैलेंस शीट जो हमारे होते हैं, इसमें 2 तरीके की बैलेंस शीट बनती है, एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्लाइड्स में। सुकून से देखो, जो भी वीडियोस में बता रहा हूं सारी चीजें क्लियर तुम्हारी होती जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब देखो एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज करता है, और अगर मैं सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से तुम्हें बताऊं तो यहां पे तुमसे कुछ जो पॉइंट्स होंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे, प्रैक्टिकल चीजें, दोनों का समेशन पूछा जाएगा। अब यहां पे मैंने कुछ समरीज वगैरह डाल रखा है, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे इस पर्टिकुलर सीयूईटी एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना और नोट करते चलना। इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, साथ ही साथ जो भी बच्चे पेड बैच में ज्वाइन है उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होती है ये हमें एक समरी प्रोवाइड करती है जितने भी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है, आई होप तुम्हें ये चीजें पता होंगी। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, ठीक है, कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर। एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कैश और बैंक को लेकर लेन देन हो रही है, उन सब का समरी कौन हमें प्रोवाइड करता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइड करता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट टू अकाउंट फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट बिकॉज दे हेल्प इन प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये अकाउंट एनपीओ के अंदर जो तुम्हारे इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, इन 2 अकाउंट के लिए ये बेस की तरह काम करता है। तो ये अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इसके जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे वो तुम्हें बता रहा हूं। ये समरी होता है कैश बुक का, याद रख लेना, ठीक है। समरी होता है कैश बुक का। रियल अकाउंट इन नेचर है, नेचर नॉमिनल, रियल, पर्सनल, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। हर साल के एंड में प्रिपेयर किया जाएगा। जितने भी रिसीट्स होंगे, मतलब जितने भी तुम्हारे पास पैसे आएंगे, जिसे कि हम इनफ्लो नाम देते हैं, वो रिसीट सेक्शन में डेबिट साइड के अंदर जाएंगे, ये चीज याद रखना। और जितने भी पेमेंट किए जाएंगे जिसे कि हम आउटफ्लो कंसीडर करेंगे। आउटफ्लो क्यों कंसीडर करेंगे? हमारे पास से जो भी पैसे जा रहे हैं वो हमारे आउटफ्लो होंगे, तो उसे हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। रिवेन्यूज एंड कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं। साथ ही साथ जितने भी रिसीट्स एंड पेमेंट होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे रिगार्डलेस टू द फाइनेंशियल पीरियड, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में जितना भी हो रहा हो। नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गए, आउटस्टैंडिंग खर्चे हो गए, अक्रूड इनकम हो गए, इन सारी चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। यामसी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि क्या सीयूईटी के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम्स में एनपीओ से या फिर अकाउंटिंग के चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल बन सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल न्यूमेरिकल बन सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे कि तुमसे ये पूछा जा सकता है क्या सब्सक्रिप्शन, जो भी जैसे सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन होता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन, इसका अमाउंट निकालने के लिए तुम्हें दे देगा, क्वेश्चंस रहेंगे, तुम निकालोगे। थ्योरेटिकल तो रहेंगे, ये तो गारंटी है, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। आज है सैटरडे, कल है संडे, कल मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं एक तुम्हारे लिए एमसीक्यू प्रिपेयर करूंगा, लगभग उसमें 30-40 एमसीक्यू लूंगा, जिसके अंदर न्यूमेरिकल भी रहेंगे, थ्योरीज भी रहेंगे। वो तुम्हें मैं मंडे को शाम 5 बजे इसी टाइम यूट्यूब पे करवा दूंगा, ठीक है। तो एमसीक्यू को लेकर सारी क्लैरिटी आ जाएगी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। क्लियर? अब देखो ये होता है हमारा फॉर्मेट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का।
यहाँ पे मतलब डेबिट साइड में जो भी चीजें हैं यहाँ पे तुम्हें टू के साथ देखनी होंगी, टू मिसिंग है सारी जगह पे तो टू लगा लेना, और जितने भी क्रेडिट साइड में है ये यहाँ पे तुम्हें बाय देखने को मिलेगी। शालिनी प्रेफरेंस सब्जेक्ट बीएचयू बीकॉम के लिए तो दो है, अकाउंटिंग और वीएसटी। अब यहां पे ये समझो जितने भी रिसीट्स होंगे, रिसीट्स इन द सेंस जितने भी तुम्हारे इनफ्लो होंगे, पैसे आएंगे, वो तुम यहां पे रिकॉर्ड करोगे। सब्सक्रिप्शन से पैसा आया, जनरल डोनेशन तुम्हें मिला, लॉकर्स रेंट मिली, लेगेसीज क्या होती है, कोई मुझे ये चीज बता सकता है? ग्रांट इन एंड एड, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मेंबरशिप फी होता है, एंट्रेंस फी, ये सारी चीजें जिससे तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं। मिसलेनस रिसीट्स हो गए, इन सबको हम कहां रिप्रेजेंट करते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसे कि हम इनफ्लो कंसिडर करते हैं। फिर मान लो तुमने रेंट पे करा, वेजेस एंड सैलरी दी, रेट्स एंड टैक्सेस हो गए, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मेंटेनेंस, रिपेयर करवाए, एसेट्स परचेज किए, तो इन सारी चीजों को हम एज अ आउटफ्लो कंसिडर करते हैं, पेमेंट मानते हैं एनपीओ के लिए, और इसे हम डालते हैं पेमेंट्स अकाउंट के अंदर। फिर चलो अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। जो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट था वो कैश बुक की तरह बनता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, P&L की तरह। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर एनपीओ इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। यहां पे देखो निखिल का आंसर आ चुका है। लेगेसी की हमने जैसे कि बात की थी, तो लेगेसी का मतलब होता है डोनेशन ऑफ एसेट्स ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन एज पर हिज विल। हाँ बिल्कुल, जो चला गया उसके विल के अनुसार, ठीक है, जो उसके एसेट्स होते हैं उनको रख लिया जाता है, ले लिया जाता है, उसी को हम नाम देते हैं लेगेसीज। ऐसे ही कुछ और भी टर्म है, जैसे कि एक टर्म है ऑनरेरियम। अगर किसी को ये चीज पता हो तो जरूर बताना, नहीं पता है तो टेंशन मत लेना, लास्ट में कुछ जनरल टर्म्स का मैंने एक स्लाइड बनाया, उसमें इन सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। बिल्कुल सालनी, legacies are left and transferred in the name of the NPOs by the people who are either a member of NPO or not। हाँ, जो चले गए विल के अनुसार, उनके विल के अनुसार, ये चीज, ये वर्ड मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, उनके विल के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही होंगी। क्लियर? अब देखो बात कर रहे थे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। सबसे फर्स्ट है द अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द रेवेन्यू आइटम्स फॉर द करंट पीरियड एट द बॉटम। ठीक है सर। इट रिकॉर्ड्स डेफिसिट्स और सरप्लस इन द बैलेंस कॉलम। जितने भी सरप्लस होंगे उसे हम ऐड करेंगे कहां पे? कैपिटल फंड में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और जितने भी डेफिसिट होंगे इसको हम लोग कर देंगे डिडक्ट। अच्छा, अब ये बताओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां से क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, किस बेसिस पे तैयार किया जाता है? इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। ये चीज ध्यान रख लेना। दो बेसिस होती है, एक होती है कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस, तो उन्हीं में से एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अक्रूवल बेसिस पे तैयार की जाती है। इसके अंदर दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर का कॉलम, जिसके अंदर जितने भी लॉसेस हुए, तुम्हारे नुकसान, जितने भी तुम्हारे खर्चे हुए, उन सबको डालोगे। और दूसरा जो हमारा होता है इनकम कॉलम, उसमें हमारे जितने भी प्रकार के गेन हो रहे हैं, हमें फायदे हो रहे हैं, उन सबको हम यहाँ पे डाल रहे होते हैं। दिस अकाउंट टेक्स इनटू अकाउंट नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन। ये चीज तुम देखोगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये चीज नहीं थी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें ये चीज देखने को मिल रहा है। यहां पे मैंने मेंशन किया अक्रूवल बेसिस पे डाला जाता है। ये रहा फॉर्मेट, देख सकते हो यहां पे तुम। फॉर्मेट वैसे तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना। पहले देखो जो भी बेसिक चीजें हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, बैलेंस शीट, इन सबको क्लियर कर दे रहा हूं। फिर धीरे धीरे मैं आज के ही सेशन में तुम्हारा एनपीओ पूरा कवर करवा दूंगा। मंडे को, मतलब जो हमारा नेक्स्ट संडे को क्लास कोई नहीं लूंगा, मंडे को जो क्लास लूंगा उसमें एमसीक्यू, सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब तुम्हें ये चीज पता होगा, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की जब बात होती है और अगर हमें उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, मतलब उनकी क्या पोजीशन चल रही, कितनी प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट तो नहीं बोलूंगा, मतलब उनकी क्या वैल्यू चल रही है फिलहाल में, वो चीज हमें कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट। तो सेम चीज एनपीओ पे भी अप्लाई होता है। अब बैलेंस शीट फॉर एनपीओ इंक्लूड्स एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल और जनरल फंड। ये प्रिपेयर कब होता है? जब हम अच्छे तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार कर लेते हैं, तब उसके बाद हमारा जाके बैलेंस शीट तैयार होता है।
ये रहा बैलेंस शीट, देख सकते हो। वैसे बैलेंस शीट के बारे में तो तुम्हें पता होगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आउटफ्लो की। सबसे फर्स्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ है। यहाँ पे तुम देखोगे आउटफ्लो, आंसर देते चलना। आउटफ्लो अगर होता है तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होती है। कैसे बेनिफिट होती है, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास है 15,000 रुपए, ठीक है। तुमने क्या करा, 15,000 मार्केट तुम लेके गए और वहां पे जाके एक मोबाइल फोन परचेज कर लिए। मोबाइल फोन जैसा साइज तो नहीं है, लेकिन मान लो एक मोबाइल फोन तुमने परचेज कर लिया। अब तुम तो बोलोगे कि यहां पे मेरा 15,000 चला गया, उसके बदले मुझे एक मोबाइल फोन मिला। यहां पे तुम्हारे पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। तुम कहोगे ये तो मेरा खर्चा हुआ, पैसे मेरे पास से चले गए। भले ही फोन आए वो अलग बात है, लेकिन गया तो पैसा ही ना मेरा। तो तुम सोच के देखो, फोन भी तो तुम्हें मिल रहा है, ये चीज तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने कुछ पे की, उसके बदले तुम्हें प्रोडक्ट या सर्विसेज मिली। तो यहां पे तुम्हारे पास से पैसे जा रहे हैं, उसके बदले तुम्हें मोबाइल फोन मिल रहा है, तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो जब भी पैसे का आउटफ्लो होता है हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, ये मानकर चलो तुम। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक कार परचेज की या फिर तुमने एक स्कूटी परचेज की, ठीक है। 90,000 तुमने इन्वेस्ट करा, पैसे गए तुम्हारे पास, उसके बदले तुम्हें एक स्कूटी आई, तो तुम्हें बेनिफिट तो हुई ना, अल्टीमेटली बेनिफिट हुई। अब बेनिफिट होते हैं दो टाइप्स के, ध्यान से सुनना। एक होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट और एक होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। इसमें चीजों को तुम्हें समझनी होगी। शॉर्ट टर्म बेनिफिट को हम खर्चा मानते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट को एसेट्स मानते हैं। कैसे, क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप, ये चीज जरा ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें बोला कि तुमने परचेज किया एक मोबाइल फोन, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आज तुमने मोबाइल फोन परचेज किया और कल तुमने इसे यूज करना बंद कर दिया, ये 2 दिन बाद तुम्हारे लिए बेकार हो गया, 1 महीने बाद बेकार हो गया। जाहिर सी बात है तुम्हें 1 आध साल तो ये बेनिफिट देगा, 1-2 साल तो बेनिफिट देगा। तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड ही हम मान के चलेंगे। ये हो गया। अब यहां पे तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, अब इसमें तुम्हें कोई और खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के कुछ खर्चे इसमें होते हैं जो कि टाइम टू टाइम हमें करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोल सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, रिकरिंग नेचर के खर्चे तुम बोल सकते हो। तुम रिचार्ज करोगे, तुम्हारे लिए वो खर्चे हैं। 400-500 का रिचार्ज आता है, तुम वो रिचार्ज मारोगे, खर्चे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले जो भी बेनिफिट्स होते हैं हमारे, उसे हम एक्सपेंस मानते हैं, और जो भी शॉर्ट टर्म के होते हैं उन्हें हम डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वैसे ही लॉन्ग टर्म की बात करें, तुम्हें मोबाइल फोन मिला, मोबाइल फोन तुम्हारे लिए एक असेट है, ठीक है। मोबाइल फोन क्या है, तुम्हारे लिए एक एसेट्स है। तो तुम एसेट्स को कहां डालोगे, बैलेंस शीट में डालोगे, डालोगे ना। तो ये चीज तुम्हें क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से मुझे बता दो। एक और एग्जांपल से अगर तुम्हें समझाऊं, स्कूटी वाला एग्जांपल। स्कूटी लिया, स्कूटी तुम्हारे लिए असेट हुई, असेट तुम्हारे लिए बैलेंस शीट में जाएगी, लंबे अरसों तक तुम्हें बेनिफिट मिलने वाली है ना। पेट्रोल डलवाओगे, ठीक है, पेट्रोल डलवाओगे, एक टाइम बाद खत्म हो जाएगी, दोबारा से तुम पेट्रोल उसमें डलवाओगे। तो ये रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं, ये तुम्हें कुछ टाइम तक ही बेनिफिट देते हैं, तो इसे हम एज अ एक्सपेंस मानते हैं और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। ये चीजें तुम्हें क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इनफ्लो की तरफ। चलो, अब देखो बात करते हैं इनफ्लो के। सेम चीज, जहां जो चीज तुमने आउटफ्लो में सीखा मेरे साथ, सेम चीज तुम्हें अप्लाई करनी है इनफ्लो में, जस्ट अपोजिट तुम्हें करके चलना है। यहां पे तुम देखना, बिल्कुल इनफ्लो, इनफ्लो की जब हम बात करते हैं तो इनफ्लो क्या होता है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी। तुमने कोई काम लिया है तो तुम उसे पूरा करोगे, तुम्हारी वो ऑब्लिगेशन हुई। जब हम बात करते हैं इनफ्लो की, तो इनफ्लो भी सेम चीज होगी, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, ठीक है। मान लो तुम एक एनपीओ चला रहे हो, तुम्हारी एक एनपीओ है। अब यहां पे कुछ सब्सक्रिप्शन होते हैं, मेंबर्स के द्वारा सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं। मान लो, हम मान के चलते हैं, चलो एनपीओ छोड़ो, हॉटस्टार या अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, मान लो 500, 600, 700 रुपए महीने का है। तो अमेजॉन प्राइम के लिए तुम हर मंथली तुम उसे पे कर रहे हो 500, 600 रुपए, शॉर्ट टर्म के लिए है, हर महीने तुम पे करोगे, वो उसके लिए इनकम होगी, वो उसके लिए इनकम होगी, ठीक है।
लेकिन अगर मान लो तुमने उसे 10 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए टोटल अमाउंट पे कर दी, एक बार में तुमने पे कर दी, तो वो चीज उसके लिए एक लाइबिलिटी की तरह हो जाएगी। तुम्हें अगर कोई नॉइस सुनाई दे रहा है तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, ठीक है। वो उसके लिए एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट की जाएगी और उसे वो डालेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में, चलो अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं तुम्हें दोबारा दूसरा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो, इरेज कर देता हूं इसे, मैंने तुमसे फी लिए 3000, ठीक है। दो सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक मैंने तुमसे 300 फी लिया, और या फिर हर महीने तुमसे मैं 500 फी ले रहा हूं 6 महीने तक, ठीक है। 6 मंथ तक मैंने तुम्हें हर महीने 500 ले रहा हूं। अब ये जो है, अगर तुम एक महीने पे करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, दूसरे महीने पे करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म है। हर महीने मुझे मिल रहा है, इनकम मेरे लिए माना जाएगा। तुमने मेरे लिए पे कर दिया 3000 नहीं, मतलब सॉरी 3000 तुमने मुझे पे कर दिया, ठीक है। अब मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए हो गया कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा 6 महीने तक कंटिन्यूअस, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे लिए ये एक लाइबिलिटी की तरह हुआ। क्यों लाइबिलिटी की तरह हुई? अगर मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया तो वो तो मेरे लिए एक बर्डन ही हुआ ना, मुझे कोर्स अब तुम्हें कवर करवाना है, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गई। 6 महीने बोल लो, 1 साल बोल लो, तुम मुझे हर महीने महीने पे कर रहे हो, नहीं पे करोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पे बर्डन नहीं होगा। लेकिन अब मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए तुमने पे कर दिया, अब मुझे तो पढ़ाना ही है ना। तुम्हें यहां पे फॉर्म के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है। खुद के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, फॉर्म के पर्सपेक्टिव से सोचो। तो लाइबिलिटी होगी तो बैलेंस शीट में डालेंगे, और शॉर्ट टर्म वाले जो भी इनकम हो रहे होंगे उसे हम डालेंगे कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बता दो एक बार, क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो कहोगे तो दोबारा दूसरे एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाऊंगा। चलो, यामसी का कहना है सर, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर विल गो इन बैलेंस शीट। बिल्कुल यामसी सही है ये। अब देखो, कुछ जनरल आइटम्स के बारे में बात करते हैं। कुछ टर्म्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के सारे के मीनिंग पता होंगे, और हो सकता है कुछ के मीनिंग तुम्हें पता होंगे और कुछ के नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें पूछते जाऊंगा, तुम बताते जाना। बेसिक चीजें, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पता होगा। सब्सक्रिप्शन होता क्या है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जब वो अपने मेंबर से पैसे लेती है, एक कुछ नॉमिनल अमाउंट लेती है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के लिए, तो उसे हम नाम क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन। या फिर तुम अगर Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो उस ऐप का मेंबर बनने के लिए, उसके कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन लेते हो, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो उसे क्या हम नाम देंगे? सब्सक्रिप्शन। तुम्हारे लिए जो भी फी कलेक्ट की मैंने तुमसे, वो तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनाने के लिए की, तो वो क्या होगा? सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है। अगर बात करें डोनेशन की, तो डोनेशन देखो ध्यान से सुनना, 2 टाइप्स के होते हैं। आगे भी बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूं। डोनेशन होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन की अगर मैं बात करूं, तो स्पेसिफिक डोनेशन वैसे डोनेशन होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए दिए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर काम के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक एनपीओ चला रहा हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, तुमने मुझे, चलो मान लो निखिल ने मुझे 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए, और निखिल ने मुझे ये डायरेक्टली बोल दिया, ये पैसे अगर आप इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ आप स्कूल बनाने में इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज आप इस पैसे को कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होगे। 10 लाख निखिल ने मुझे दिए, और इसने क्लियरली ये मेंशन किया उस डोनेशन के पैसे में स्कूल बनाने में इस्तेमाल करना है, तो वो आ जाएगा स्पेसिफिक। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो डोनेशन तुम्हें मिल रही हो, एनपीओ को जो डोनेशन मिल रही है, वो होती है स्पेसिफिक डोनेशन। एक और सिनेरियो क्रिएट करता हूं। मान लो यामसी ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख चलो दिए, 20 लाख मुझे दे दिए उसने पैसे रुपए, और उसने बोल दिया जहां इस्तेमाल करना है भैया करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस ठीक है लगा देना, कहीं पे भी अच्छे जगह पे लगा देना।
तो वो किस में आएगा, जनरल डोनेशन में। उसने मुझे ये क्लियर नहीं किया कि किस काम पे मुझे पर्टिकुलरली लगाना है। हो सकता है मैं कोई मैच करवाने में लगा दूं, स्टेडियम बनवाने में लगा दूं, हॉस्पिटल बनाने में लगवा दूं, डैम कंस्ट्रक्ट करवाने में लगवा दूं, मेरी मर्जी पे डिपेंड कर रही है। या फिर मैं कहीं इसे इन्वेस्ट कर दूं और उससे मैं इनकम कलेक्ट करूं, मुझे डोनेशन मिला, मुझे जो करना है जो करूंगा। यहां पे कोई भी काम क्लियर नहीं किया गया है, तो जनरल में आ गया। अगर कोई पर्टिकुलरली उसके पीछे काम मेंशन किया जाए तो स्पेसिफिक हो गया। चलो अब बात करते हैं लेगेसीज की। लेगेसीज होता क्या है बेसिकली, ये समझो, जब कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, डिसीज कह लो, चला गया, छोड़ के ऊपर चला गया, जो भी कहना है कह लो, तो उसके जो कुछ लेफ्ट ओवर्स रह जाते हैं, मान लो उसकी कोई प्रॉपर्टी रह, कुछ एसेट्स रह गए, तो अगर वो छोड़कर जाता है उसे, तो वो एक एनपीओ रख लेती है, एक ऑर्गेनाइजेशन रख लेती है, और उसी को हम नाम देते हैं लेगेसीज। और उस लेगेसीज को हम कहाँ ऐड करते हैं, अपने कैपिटल फंड में, क्योंकि हमारे लिए हमारे फंड में वो चीज अब आ गई है, किसी व्यक्ति की अब वो चीज नहीं रही। ठीक है, भले ही उस बंदे की थी जो चला गया ऑर्गेनाइजेशन, अब वो मेरे पास आ गई, अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा अनुसार उसने वो चीज छोड़ी है। लाइफ मेंबरशिप फी, अब देखो कुछ लोग होते हैं सब्सक्रिप्शन वाइज मंथली देते हैं, कुछ लोग होते हैं लमसम अमाउंट इकट्ठे पे करते हैं फॉर दी होल ईयर या फॉर दी लाइफ टाइम। मान लो तुमने ले लिया 10 साल का सब्सक्रिप्शन, या फिर पूरे लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया किसी भी पर्टिकुलर ऐप का। मैं बार बार ऐप इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग अभी के टाइम पे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन सबसे फेमिलियर हो, तो इसीलिए मैं ये एग्जांपल बार बार ले रहा हूं। तुमने लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का, तो अब वो क्या चीज में, किस चीज में आएगा, लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, लमसम अमाउंट तुमने पे किया, तो उस अमाउंट को कहां डाला जाएगा, कैपिटल फंड में डाला जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीजें, कौन सा अमाउंट कहां ऐड होगा, याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड बने इस चीज पे। चलो अब बात करते हैं एंट्रेंस फी की। तो एंट्रेंस फी के बारे में अगर बात करें, तो एंट्रेंस फी होता क्या है, बल्कि एंट्रेंस फी ध्यान से सुनना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए, सब्सक्रिप्शन और एंट्रेंस फी में कंफ्यूज मत करना। इट इज द फीस पेड बाय द प्रोस्पेक्टिव मेंबर एंड इट इज एडेड डायरेक्टली टू द कैपिटल फंड। एंट्रेंस फी होगा किसी काम को करवाने के लिए कोई फी। मान लो एक एनपीओ ने मैच कंडक्ट करवाया, ठीक है, अब मैच को जो भी देखने जाएंगे, मैच को जो भी देखने जाएंगे उनसे कुछ ना कुछ फी ली जाएगी उसमें एंटर करने के लिए। टिकट, टिकट के बारे में समझ सकते हो। लेगेसीज स्पेसिफिक तो नहीं हो सकते हैं, लेगेसीज अपने, तुम कैसे ये बोल सकते हो, लेफ्ट जो चला गया उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। हाँ, अगर फाइनेंशियली देखो और वो जाए, पहले बोल के जाए, डिसीज्ड टर्म यहां पे इस्तेमाल किया गया ना, तो इस चीज से तुम समझो कि लेगेसीज स्पेसिफिक नहीं हो सकती है। हेलो कुणाल, हाँ भाई पहचान रहा हूं तुम्हें। चलो बात करते हैं सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट को जब अगर कोई एनपीओ बेचती है, उससे जो भी पैसे आते हैं उसे हम काउंट करते हैं एज अ इनफ्लो, और उसे हम कहां मेंशन करते हैं, कहां मेंशन करेंगे, रिसीट सेक्शन में, इन द रिसीट्स पेमेंट अकाउंट। ठीक, साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो मेरे पास एसेट था 5 लाख का, ठीक है, और वो एसेट बिका 4 लाख का, तो मुझे यहां पे जो नुकसान हो रही है, मैं उस नुकसान को ट्रीट करूंगा एज अ लॉस, और उस लॉस को कहां पे डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज ध्यान में डाल लेना। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स क्या होता है, देखो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है, दिस आइटम इज रिप्रेजेंटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इनकम ड्यू टू इट्स रिकरिंग नेचर। कुछ छोटी छोटी चीजें अगर हमें हम बेचते हैं, पीरियोडिकल्स, छोटी चीजें की बात यहां पे हो रही है, तो उसे हम कहां डालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। अब मुझे मुझे कोई बताओ व्हाट इज ऑनरेरियम, ऑनोरेरियम, या स्पेलिंग मैं प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं, HONORARIUM, ये होता क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ, अगर ये पर्टिकुलरली मेंशन किया जाए सर्टेन पर्पस के लिए है, तो मान सकते हैं कि लेगेसीज जो है वो स्पेसिफिक है, लेकिन जनरली मैक्सिमम केस में ये देखा गया कि लेगेसी स्पेसिफिक और जनरल नहीं होते। जल्दी से बताओ व्हाट इज ऑनोरेरियम, देख के मत बता देना, आसान भाषा में मुझे बताओ।
फी पेड टू द नॉन मेंबर ऑफ अ फर्म फॉर हिज एंड हर सर्विसेज। और बताओ कोई। बिल का आंसर यहाँ पे आया है। नहीं बताओगे तो चलो बताओ। देखो होता क्या है, कभी कभी समझना, ध्यान से सुन। मान लो, कभी कभी मानना क्या है, मान ही लो चलो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, चलो यामसी का आंसर आया है, अमाउंट पेड टू द आउटसाइडर फॉर देयर सर्विसेज। देखो ये सर्विस जो टर्म लग रहा है मुझे यहाँ पे सूटेबल नहीं लग रहा है। देखो सर्विस के लिए उन्हें पेमेंट करना, ये वर्ड सूटेबल नहीं होगा उनके। कुछ गेस्ट्स होते हैं, कुछ स्पीकर्स होते हैं, कुछ लेक्चरर्स होते हैं। मान लो हमने कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करी, मैं एक एनपीओ हूं, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, और मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज की जहां पे आके मान लो संदीप माहेश्वरी या फिर सलमान खान, सलमान खान ने आके वहां पे मोटिवेट किया, किसी भी पूरे जो भी मेंबर्स थे वहां पे, उनको वहां पे आके उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, ठीक है, एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट, एज अ लेक्चरर। तो लास्ट में उन्हें मैं एक थैंक यू नोट की तरह, थैंक यू की तरह कुछ उन्हें अप्रिशिएट करता हूं, कुछ गिफ्ट्स देके, कुछ बुके देके, बुके तो नहीं बोलूंगा, बुके बहुत छोटी चीज हो जाएगी, कुछ बड़ी बड़ी चीजें देकर, कुछ पैसे देकर। तुम उनको ये नहीं बोल सकते उन्होंने सर्विस दी उसके लिए हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें थैंक यू करने के लिए, ठीक है, कि आप आए हमारे इवेंट में, आपने मोटिवेट करा हम लोगों को, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, उनको थैंक यू के लिए, एक गुड अप्रिसिएशन के लिए उन्हें हमने पैसे पे करते हैं। तो वो होता है ऑनोरेरियम, मतलब ओनर, बात समझ रहे हो, ओनर, HONOR, ओनर। पूछ लो नोवा। तो दिस अमाउंट, दिस मेथड ऑफ पेमेंट इज यूजुअली मेड टू अ गेस्ट स्पीकर और लेक्चरर एज अ थैंक यू एंड अ जेस्चर ऑफ गुडविल एंड अप्रिसिएशन। जैसे कि अगर मैं BHU की बात करूं तो यहां पे जब स्पंदन वगैरह होता है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं, ठीक है, सिंगर्स आते हैं, तो उनको एज अ थैंक यू कुछ जेस्चर दिया जाता है, कुछ अप्रिशिएट करने के लिए उन्हें कुछ चीजें दी जाती हैं, कुछ फंड्स दी जाती हैं, तो उसे हम एज अ सर्विस के लिए हम नहीं ट्रीट करेंगे ना। लेकिन ये एनपीओ में, BHU एनपीओ में नहीं काउंट होगा। अगर सलमान खान किसी एनपीओ में जा रहा है तो वो बिना किसी पैसे के जाएगा, वो बोलेगा मैं अपनी मर्जी से आया हूं तुम्हें यहां पे मोटिवेट करने के लिए, कुछ लेक्चर देने के लिए, कुछ चीजें बताने के लिए। तो ये चीज तुम्हें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब मुझे बताओ व्हाट इज एंडोमेंट फंड। वैसे बेसिक चीज है, इट इज इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटीज सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एंड रिफर्स टू अ गिफ्ट। जब हमें एनपीओ को कोई गिफ्ट मिलती है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी काम को करने के लिए गिफ्ट मिल रही हो, तो उसे हम नाम देते हैं एंडोमेंट फंड, और उसे हम डालते हैं लाइबिलिटीज में। और लास्ट आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट सपोर्ट्स द एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग ग्रांट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है? कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एनपीओ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एड्स देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। अब तुम सोच कर देखो, गवर्नमेंट अगर पैसे नहीं देगी तो उन्हें कौन पैसे देगी? जरूरी नहीं है कि उन्हें टाइम टू टाइम रेकरिंग नेचर पे उन्हें पैसे मिलते रहे, डोनेशन मिलते रहे, सब्सक्रिप्शन मिलते रहे। उन्हें रियलिटी में देखो तो उन्हें फंड्स की नीड होती है, तभी वो सोसाइटी के वेलफेयर कर पाते हैं, अलग अलग चीजों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल फैसिलिटीज देने के लिए, इन सब चीजों के लिए। चलो अब बात करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है? इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सेपरेट फंड्स आर मेंटेन्ड फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। अलग अलग फंड्स मेंटेन किए जाते हैं अलग अलग काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए। ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड, इन सारी चीजों की। मान लो एक एनपीओ एक मैच ऑर्गेनाइज करवा रही है, तो उसके पास एक फंड बना हुआ होगा, मैच फंड। अब उस मैच में जो भी विनर्स होंगे उनको प्राइज देने के लिए एक प्राइज फंड बना हुआ होगा। तो स्पेसिफिक काम के लिए जब एक एनपीओ फंड्स मेंटेन करती है उसे हम नाम देते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग।
All items related to the specific funds are recorded fund wise and the consolidation of these statements or accounts are presented in the financial result. In order to retain the fund for a specific use, उस फंड को हम इन्वेस्ट कर देते हैं एक सेपरेट अकाउंट में और उसे हम नाम देते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अब ध्यान से सुनना क्या चीज है ये. हमारे पास पैसे आते हैं. अब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि हम उस फंड को हम कहीं ना कहीं या तो सेफ ही बचा ले या कहीं इन्वेस्ट कर दे या कहीं खर्च कर दे. ऐसा हो सकता है ना. तो उस फंड को बचाने के लिए, उस फंड को रिटेन करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जो कि होता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. उसमें हमारे फंड्स जो होते हैं वो सेफ रहते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस, जिससे हम फ्यूचर में प्राइज फंड दे सके, बिल्डिंग फंड के लिए वो चीज इस्तेमाल हो सके, स्पोर्ट्स फंड के लिए इस्तेमाल किए जा सके. ये चीज होता है. ठीक है. यामसी कहे पे सर क्या हमारे लिए, क्या हमारे राजशेखर क्या पूछ रहे हो, क्या हमारे लिए लॉस है? एक बार मेंशन कर रहा हूं उसे. डिफरेंस बिटवीन एंडाउमेंट फंड एंड स्पेसिफिक डोनेशन. देखो ध्यान से सुनना, यहां पे बात हो रही है गिफ्ट्स की. गिफ्ट्स के अंदर मेंशन किया जा सकता है, मान लो कोई चीज उसमें निकली, वो चीज निकली और उसमें वो चीज मेंशन रहा हो जाएगा. और जो तुम्हारा स्पेसिफिक डोनेशन रहता है वो तो डोनेशन की तरह तुम उसे ट्रीट करते हो. अच्छा, एक टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग. ध्यान से सुनना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम लोग कैश बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, कैश बेसिस पे लेते हैं. और जो हमारा नॉन बेस्ड अकाउंटिंग होता है, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसे हम अक्रूवल बेसिस पे लेते हैं. तो इस डिफरेंस चार्ट को एक बार तुम लोग कर लेना, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो. चलो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा डोनेशन के बारे में. डोनेशन में आते हैं जनरल डोनेशन और एक होते हैं स्पेसिफिक डोनेशन. जनरल डोनेशन को हम लोग इनकम ट्रीट करेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन को हम लायबिलिटी ट्रीट करेंगे. क्यों? जनरल डोनेशन को इनकम हम लोग इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि हमारा पैसा हमें मिला, तुमने दिया ना, बात खत्म. अब मैं उसे कहीं भी इन्वेस्ट करूं, कहीं भी लगाऊं. स्पेसिफिक में तुमने काम मेंशन कर दिया, अब मैं उसे कहीं ना कहीं तो मतलब जो तुमने काम बोला उसी में लगाऊंगा, तो उसे मैं बैलेंस शीट में डालूंगा एज अ लायबिलिटी और जनरल को मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालूंगा एज अ इनकम. कुछ टाइप के फंड होते हैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा. ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसे कर लेना. देख लो इसे, बेसिक है. एक एक लाइन पढ़ते जाओगे, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी. अगर डाउट रह जाए तो पूछ लेना मेरे से, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं. अगर करवाऊंगा टाइम खींचेगा फालतू का, लाइव सेशन तुम्हारा लंबा होता जाएगा. तो तुम इसे कर लेना, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है. अब देखो, एक कंसेप्ट होता है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का कंसेप्ट. आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड. अच्छा ये बताओ, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ये दो तो मतलब तुम्हें पता होगा ही. इसमें डायरेक्ट मैं की पॉइंट तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना. वैसे आगे भी ये चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें 2 स्लाइड्स के थ्रू ये चीज तुम्हें समझा रहा हूं. अगर एट द एंड, ईयर के एंड में अगर तुम्हारी कोई आउटस्टैंडिंग रह जाती है, पैसे ड्यू रह जाते हैं, वो जाहिर सी बात है करंट ईयर से बिलोंग करेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे टोटल अमाउंट में. बिगिनिंग में हो और प्रीवियस ईयर से बिलोंग करे तो उसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. ये आउटस्टैंडिंग है. सेम चीज एडवांस में समझो, ये की पॉइंट्स है. की पॉइंट्स तुम्हारे सीयूईटी में तुम्हें मदद करेंगे. डिटेल लेक्चर्स तुमने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, अगर डिटेल पढ़ाऊंगा तो नहीं हो पाएगा. टाइम तुम्हारे पास हार्डली 60 डेज है एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो जल्दी जल्दी चीजें कवर करो. बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग अगर करंट ईयर से बिलोंग करे, एडवांस की यहां पे बात हो रही है, तो उसे हम ऐड करेंगे. अगर एट द एंड की बात करें तो प्रीवियस ईयर में हो और तो उसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. हाँ बिल्कुल. आउटस्टैंडिंग जो कि अभी पे नहीं हुआ हो, टू बी पेड होगा, तो उसी में ये जो शॉर्टकट्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स हो रहे हैं, इन सबको नोट कर लेना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं आसानी होगी इन सब चीजों को कवर करने में. अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की. देखना जरा,
ये है सब्सक्रिप्शन जो ऑरेंज कलर से तुम्हें दिख रहा है यहां पे हाईलाइटेड, ये है करंट ईयर का। कब का है? करंट ईयर का। ठीक, ये है प्रीवियस ईयर, और ये जो दोनों तुम देख रहे हो अपकमिंग, अपकमिंग ईयर्स। अब यहां पे तुम समझो कि जो भी तुम्हारे पास टोटल अमाउंट है, मैं तुम्हें यहां पे क्लियर बता रहा हूं, जो भी जितने भी टोटल अमाउंट होते हैं उसमें जो भी करंट ईयर की चीजें होंगी, इस साल की चीजें होंगी, तुम उसे ऐड करोगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो एडवांस हो। ऊपर बताया ना अभी, वही चीज है, ध्यान से सुनना। जो भी करंट ईयर की चीजें हो उसे तुम क्या करोगे? ऐड करोगे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर की चीजें होंगी, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या फिर एडवांस हो, उसे हम करेंगे लेस। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग लेस किया या करंट ईयर की एडवांस हमने लेस किया। अब तुम यहां पे एक चीज सुनना, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग यहां पे हम ऐड कर देंगे, और यहां पे देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एडवांसेस, प्रीवियस ईयर की एडवांस, तो तुम्हारे लिए करंट ईयर की चीज ही बनेगी ना। और ये जो करंट ईयर एडवांस है ये तुम्हारे अपकमिंग ईयर के लिए हो जाएगी, तो इसे माइनस करेंगे। दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये चीज जो है ना, ये तुम्हारे सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन में तुम्हें मदद करेगी। ध्यान से सुनते जाना। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ये होगा ऐड। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे क्योंकि हमारे ये इस साल से बिलोंग नहीं करता है। करंट ईयर का एडवांस, ये भी हमारा इस साल का बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे हम लेस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर का एडवांस होगा वो हमारे इस साल का होगा। पिछले साल जो तुम्हें एडवांस मिला वो इस साल के लिए, प्रेजेंट ईयर के लिए, इसे हम ऐड करेंगे। और जो हमें इस साल एडवांस मिला ये अगले साल का होगा, इसीलिए हम लेस करेंगे। तो समझने वाली बात यहां पे ये है कि जो भी टोटल अमाउंट हमारा होता है सब्सक्रिप्शन वगैरह का, उसमें जो भी करंट की चीजें होती हैं, इस साल की चीजें होती हैं, वो ऐड होती हैं, और पास्ट ईयर या फिर अपकमिंग ईयर की चीजें लेस की जाती हैं। एक क्वेश्चन है, अगर तुमने पढ़ा है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहां पे समझना, यहां पे बोला गया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 2021 में कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं उसे देखते जाना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 तुम्हारा 1600 का अमाउंट जो था ड्यू था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना मिला, इस साल की बात हो रही है, 31 मार्च है ना। और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 3200। अब यहां पे समझना क्या बोला गया है, 450 मेंबर्स हैं। अब हर एक मेंबर यहां पे एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है 200 रुपए का, ठीक है। 450 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, तो कितना आएगा कैलकुलेट करो। 450 इंटू 200, ठीक है। 450 इंटू 200 90,000 आता है, 90,000। यहां पे हम मेंशन कर देंगे 450 इंटू 90,000 सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तुम यहां पे आगे क्या बोला जा रहा है, ₹800 वेयर इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बोला जा रहा है 31 मार्च 2020 में हमारा 1800 रुपए ड्यू रहा, आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है, 1800 ड्यू रहा, जिसमें से कि हमें 1600 मिल गया। यहां पे देख पाओगे तुम, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हमें 1600 रिसीव्ड हो गया। तो समझना, जब 1800 ड्यू था और हमें 1600 मिल गया, तो रिमेनिंग अरियर कितने रहे? 200 रहे रिमेनिंग अरियर। तो 2020 31 मार्च 2020 के लिए हमारे कितने रह गए? 200 रह गए। आगे क्या बात की जा रही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहां पे बोला जा रहा है। अब एक चीज सोचना, 90,000 हमें मिलना चाहिए था, 90,000 हमें सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था सारे मेंबर से, लेकिन हमें कितना मिला? 84,400 मिला। कितने का डिफरेंस आया? 5,600 का डिफरेंस आया, आया ना। तो अब हमें सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करना है, यहां पे सॉल्यूशन देखना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं।
सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ 89,200, 89,200, हाँ ये रहा 89,200 यहाँ पे टोटल अमाउंट है। तो ये 89,200 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब एट द एंड ऑफ आउटस्टैंडिंग हमारे कितने थे यहाँ पे 5800। कैसे 5800 आए, 5600 का बैलेंस हुआ था 84,400 और हमें मिलना था 90,000 उस ईयर में। तो यहाँ पे से 5600 का डिफरेंस निकला था, प्लस 200 का वो रह गया था, 1800 का ड्यू एरियर था, 1600 में मिल गया था, 200 रह गया था, 200 हमने डाल दिया। तो टोटल हो गया कितने का 5800 का। तो ऐड कर दोगे एट द एंड है तो ये करंट ईयर में ही आएगा ना। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो बिगिनिंग पिछले साल का हो गया, तो 1800 माइनस करेंगे यहां से हम। और एडवांस एट द एंड मिला है, सोच के देखो, तो ये भी चीजें माइनस हो जाएगी 3200 की। अब ये 3200 कहां से आई, ये 3200 अगर तुम देखो तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 2022 में, 2022 के एंड में यहाँ पे तुम्हें 3200 का एडवांस मिला है। तो उसे तुम लेस कर दोगे, तुम्हारा जो अमाउंट आएगा निकल के वो आएगा 90,000 निकल कर आएगा। ठीक ठीक है, चलो ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल कंज्यूम्ड। हो सकता है छोटा एमसीक्यू इस पे तुमसे पूछ लिया जाए, कुछ नहीं करना है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, देखा जाता है इसमें कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम करा एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, तुम्हारे पास स्टार्टिंग पीरियड में जितने स्टॉक्स थे तुमने वो लेने हैं, फिर तुमने सेशन के दौरान जो भी परचेज करा, एडिशनल स्टॉक परचेज करा, उसे ऐड कर दोगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दोगे। मतलब एट द एंड तुम्हारे पास जितने भी स्टॉक बचे उसे तुम माइनस कर दो। लास्ट ही टॉपिक चल रहा है, इसके बाद एंड कर दूंगा सेशन को। इसका एक अकाउंट भी होता है, ये देख लो, ऐसा कुछ इसका अकाउंट होता है। सॉरी, ये मटेरियल कंज्यूम निकालने का हमारे लिए एक ये कह सकते हो तुम पर्टिकुलर्स होता है, जिसमें हम जितना भी अमाउंट हमने मटेरियल्स के लिए पे करा उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, एडवांस, ये सारी चीजें ऐड करेंगे। देख लेना, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटअप करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री है, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2.5 लाख का, फिनिश्ड गुड यहां पे दिया हुआ है 1 लाख का, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 2,25,000 का, और बोला जा रहा है फिनिश्ड गुड्स 75,000 का हमारे पास यहाँ पे, रॉ मटेरियल हमने सेशन के दौरान जो परचेज किया वो 15 लाख का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास 2.5 लाख का स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक है, 2.5 लाख का ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस हमने सेशन के दौरान 15 लाख का परचेज किया, और एट द एंड ऑफ अ पीरियड हमारे पास कितने के क्लोजिंग इन्वेंट्री बचे, जल्दी से बताओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास बचे 2,25,000 के क्लोजिंग इन्वेंट्री बचे, जो हमारा अमाउंट आएगा 15,25,000। बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा तो कोई इसमें पूछेगा नहीं। तो ये सारी चीजें रही, और एक और तुम्हारे लिए होमवर्क, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बीच डिफरेंस चार्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बीच डिफरेंस चार्ट तुम्हें कर लेना है इसका।